यूक्रेन और रूस की जंग का आज 67वां दिन है। अब तक इस युद्ध में ना तो किसी की हार हुई और ना ही कोई जीता है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा से चले जा रहे युद्ध में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। दोनों देशों के कई हजार सैनिक मारे गए। अब तक हुए महायुद्ध से हो रही तबाही का आंकलन करना भी मुमकिन नहीं है। कभी युद्ध में रूस खुद को आगे बताता है तो कभी यूक्रेन अपने पुराने इलाकों पर फिर कब्जा करने की बात कहता है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि अब तक इस युद्ध में किसको कितना नुकसान हुआ, साथ ही साथ ब्रिटेन का नया दावा क्या है। यूक्रेन और रूस जंग का 67वां दिन। 24 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध का अंत कब और कैसे होगा ये तो कोई नहीं जानता, मगर इस युद्ध ने यूक्रेन के गलियों गलियों में सन्नाटा फैला दिया है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन को हर तरफ से घेर रखा है, जबकि यूक्रेन की कहानी रूस के दावे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। आज जंग का 67वां दिन है। दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन हमले का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्यामल के द इकोनॉमिस्ट में लिखे एक कॉलम में यूक्रेन को भारी भरकम आर्थिक नुकसान की बात कही है। डेनिस का मानना है कि युद्ध की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि युद्ध की वजह से देश को $600 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। यूक्रेन में सैकड़ों उद्योग धंधे तबाह हो चुके हैं। लगभग 2500 किलोमीटर सड़कें और लगभग 300 पुल बर्बाद हो गए हैं। इस युद्ध में जहां यूक्रेन को भीषण तबाही का सामना पड़ रहा है, वहीं रूस को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो सैंक्शंस के रूप में उसकी इकोनॉमी क्रिपल हो जा रही है, और दूसरे उसका अपना जो अपूरणीय क्षति हो रही है, चाहे युद्ध मारक साजो सामान के रूप में, या लोगों की जाने गंवाने में, या इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान में, या जो एफर्ट राष्ट्र के ग्रोथ में लगना चाहिए था वह युद्ध में लगकर जो क्षति हो रही है वह भरने में बहुत बड़ा समय लगेगा। ये तो बात हो गई यूक्रेन की, लेकिन इस युद्ध में ताकतवर दिख रहे रूस का भी हाल खस्ता है। 2 महीने से चले आ रहे युद्ध में रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के न्यूज़पेपर द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक शनिवार यानी 30 अप्रैल तक रूस के 23,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूस के 8 नेवी बोट, 155 हेलीकॉप्टर, 1000 टैंक, 76 फ्यूल टैंक, 190 फाइटर प्लेन, 232 ड्रोन, 2445 72 बंद गाड़ियां, 77 एंटी एयरक्राफ्ट, 151 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। हालांकि रूस की माने तो उसे नुकसान हुआ है, मगर यूक्रेन के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस पर रूस ने कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की। यूक्रेन की सड़कों पर कई बार आपको रूस के टैंक और गाड़ियों में आग की लपटें घिरी देखी होंगी, लेकिन जानकार इस बात को मानते हैं कि अगर ये युद्ध आगे और चलता रहा तो नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में तरह तरह के अनुमान लगाए गए थे, और सारे के सारे अनुमान गलत साबित हुए हैं, खासकर इस मुद्दे पर कि यह युद्ध कब खत्म होगा। यह एक ऐसा युद्ध है जिसके खत्म होने की संभावना 3 से 5 दिनों में आंकी गई थी, लेकिन हर बीतते दिन के साथ में इसकी अवधि बढ़ती गई, और अब तो लोगों ने आकलन भी लगाना बंद कर दिया है। युद्ध तीसरे महीने में चल रहा है और यह कब खत्म होगा, रूस अंततः क्या चाहता है, या यूक्रेन किस बात पर समझौते के लिए तैयार होगा, यह तो अब सिर्फ अनुमान का विषय रह गया है। फिलहाल शनिवार को यूक्रेन की सेना ने इस बात का दावा किया है कि उसने खार्किव क्षेत्र के 4 गांवों पर फिर से नियंत्रण कर लिया है।
यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि खार्किव क्षेत्र के 4 गांवों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। रूसी सेना पूर्व में विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण करने में अब तक असफल रही है। वहीं दूसरी तरफ पूरे यूक्रेन में रूस की ओर से मिसाइल हमले जारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने शनिवार को यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 200 से ज्यादा यूक्रेनियन मारे गए। युद्ध होगा तो जानमाल का नुकसान होगा ही। रूस और यूक्रेन अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। बस अब दुआ यह है कि इस युद्ध का अंत होते होते देर न हो जाए और इसकी चपेट में पूरा विश्व न आ जाए। एक मशहूर शेर है, आपने भी जरूर सुना होगा कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ निकला, क्या मेरे हक में फैसला देगा। इसका एक मतलब है एक ऐसी स्थिति जब आपको नुकसान पहुंचाने वाले पर ही आपको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी दे दी जाए। इस जंग में यूक्रेन के साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा है। यूक्रेन जिस यूरोप को अपना मुंसिफ यानी न्याय करने वाला समझ रहा था, वही यूरोप अब रूस के हाथों की कठपुतली बन गया है। खासकर अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए यूरोप के कई देशों ने रूस की शर्तें माननी शुरू भी कर दी हैं। युद्ध शुरू होने से पहले तक रूस अपनी कुल ऊर्जा यानी कि गैस का 70% निर्यात यूरोप को करता था। रूस गैस के लिए यूरोप जो है गैस के लिए रूस पर ही बहुत ज्यादा निर्भर है। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अगर यूरोप को रूस की गैस चाहिए तो उन्हें पेमेंट रूस की करेंसी रूबल में करनी होगी। यूरोपियन यूनियन के जरिए लगाए गए सैंक्शंस इसकी इजाजत नहीं देते, यानी कि प्रतिबंध इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन इससे बचने के लिए यूरोप के देशों ने कई तरीके निकाल लिए और रूस को वो पीछे के दरवाजे से रूबल में पेमेंट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। यानी कि हैरानी की बात यही है कि रूस इन्हीं पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। आज हम आपको बताएंगे, आपको जानना भी चाहिए कि यूरोप के देशों ने कैसे यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को इस तेल वाले तिलिस्म से भ्रमित करने की कोशिश की है। रूस यूक्रेन पर बम और मिसाइलें बरसा रहा है। उसे रोकने के लिए यूरोप यूक्रेन में अपने हथियार भेज रहा है। यूरोपीय देशों के हथियार रूस के हथियारों को नष्ट कर रहे हैं। युद्ध को लड़ने के लिए हर दिन करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रूस ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि यूरोप के देश उसकी मदद कर रहे हैं, तो शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन सच यही है, भारत समेत दुनिया के कई देशों को लेक्चर देने वाले यूरोपीय देश आज भी रूस से आयात होने वाली गैस पर निर्भर हैं। और यूरोप के कई देश आज भी हर दिन रूस से 200 से लेकर 600 करोड़ रुपए तक की गैस प्रतिदिन खरीदते हैं। और अब तो इन देशों ने गैस के आयात के लिए पुतिन की शर्तों के आगे झुकना भी शुरू कर दिया है। पुतिन ऐलान कर चुके हैं कि यूरोप का जो भी देश रूस से गैस खरीदना चाहता है, उसे यूरो या डॉलर्स नहीं बल्कि रूस की करेंसी रूबल में पेमेंट करनी होगी। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, उसके मुताबिक यूरोप का कोई भी देश रूस को रूबल में पेमेंट नहीं कर सकता, बल्कि ये पेमेंट सिर्फ यूरो में की जा सकती है। लेकिन पुतिन अपने देश की करेंसी को मजबूत बनाना चाहते हैं और वो स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर गैस खरीदनी है तो पेमेंट रूबल में ही करनी होगी। रूस की गैस का सबसे बड़ा ग्राहक जर्मनी है और अब जर्मनी की सबसे बड़ी एनर्जी फर्म यूनिपर ने साफ कर दिया है कि वो पेमेंट को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्तें मानने के लिए तैयार है।
लेकिन वो इस दौरान सैंक्शंस का भी ख्याल रखेगी। ये वही जर्मनी है जिसके चांसलर ने युद्ध शुरू होने के बाद साफ साफ कहा था कि वो पुतिन की मांगों के आगे नहीं झुकेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने 29 दिन पहले बहुत जोर देकर कहा था कि उन्होंने गैस खरीद को लेकर रूस और जर्मनी के बीच हुए करार को देखा है और इसमें सिर्फ यूरो और कभी कभार डॉलर्स में पेमेंट करने की बात कही गई है। और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से साफ कह दिया है कि पेमेंट तो यूरो में ही होगी। लेकिन महीने भर के भीतर ही जर्मनी अपनी बात से पलट गया है। लेकिन यह हाल यूरोप की किसी सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रिया की OMV और इटली की एनी जैसी कंपनियां भी रूस की गैस रूस की पेमेंट शर्तों पर खरीदने के लिए तैयार हो गई हैं। इसके अलावा यूरोप की 10 और ऐसी कंपनियां हैं जो रूबल में पेमेंट करने के लिए राजी हैं। अब सैंक्शंस के मुताबिक तो रूस को रूबल में पेमेंट नहीं हो सकती और अगर ऐसा होता है तो EU इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन सैंक्शंस को यूरोप की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया था और इनमें जानबूझकर कई लूप होल छोड़ दिए गए। यूरोपियन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक रूस से गैस खरीदने वाले हर देश को सैंक्शन की शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए, रूस के राष्ट्रपति की डिक्री का पालन करना चाहिए और भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा गैस स्टोर करके रखनी चाहिए। यानी कंपनियों को सैंक्शंस का पालन भी करना है और रूस के आदेशों को भी मानना है। तो इसके लिए जो रास्ता निकाला गया है वो भी आप जान लीजिए। इसके लिए ये कंपनियां अब रूस की सबसे बड़ी गैस निर्यातक कंपनी गैसप्रॉम के बैंक में 2 अकाउंट खोल रही है। एक अकाउंट में यूरो में पेमेंट की जाती है और दूसरे में इस यूरो को रूबल में बदला जाता है। अब दिक्कत यह है कि किसी भी विदेशी करेंसी की पेमेंट तब कंफर्म मानी जाती है जब उस देश की करेंसी को रूस का सेंट्रल बैंक रूबल में बदल देता है। रूस के सेंट्रल बैंक पर भी यूरोप ने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसका रास्ता ये निकाला गया है कि कंपनियां पेमेंट यूरो में करें और उसके बाद क्या होता है, सेंट्रल बैंक इसका क्या करता है, इस बारे में भूल जाएं। यानी रूस के सेंट्रल बैंक को अपना काम करने दें। आप इसे प्रतिबंधों की शर्तों से बचने का एक शातिराना रास्ता भी कह सकते हैं। हालांकि यूरोप के कुछ देशों ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए कुछ और कदम उठाने भी शुरू कर दिए। उदाहरण के लिए इटली में स्कूलों और सार्वजनिक इमारतों को एक नया निर्देश दिया गया है, जिसके मुताबिक मई 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक इन जगहों पर गर्मियों में एयर कंडीशन के तापमान को 25 डिग्री से कम और सर्दियों में हीटेड एसी के तापमान को 19 डिग्री से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद यूरोप बिना रूस की गैस के गुजारा नहीं कर सकता और यही वजह है कि रूस से गैस खरीदने के नाम पर यूरोप हर रोज हजारों करोड़ रुपए की पेमेंट रूस को कर रहा है और अब तो ये पेमेंट रूबल में होने लगी है। आपको याद होगा जब कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर गए थे तो वहां पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि सैंक्शंस के बावजूद भारत रूस से तेल आयात क्यों कर रहा है, तो विदेश मंत्री ने साफ कह दिया था कि भारत जितना तेल रूस से महीने भर में नहीं खरीदता, यूरोप के देश उतनी गैस एक दिन में खरीदते हैं। You are looking at energy purchases from Russia. I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. जाहिर है यूरोप के देश रूस का साथ देने पर भारत जैसे देशों को तो लेक्चर देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कैसे अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वो खुद रूस के इस युद्ध को फाइनेंस कर रहे हैं और यूक्रेन को जंग की आग में जलने दे रहे हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अब तक जमीन और आसमान से यूक्रेन को तबाह करती रूसी मिसाइलें अब समंदर से भी दागी जा रही हैं। ये पहली बार हुआ जब काला सागर के बीच से रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल मारा है और ये मिसाइल कोई साधारण मिसाइल नहीं बल्कि परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल है। काला सागर से मिसाइल दागकर पुतिन यूक्रेन को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें।
ये वीडियो महायुद्ध की 66 दिनों की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस वीडियो में दिख रहा है कि समंदर के नीचे से निकलती मिसाइल अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए तेजी से बढ़ रही है। समंदर, मिसाइल और सबमरीन से यूक्रेन को दहलाने का ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि रूस ने ही जारी किया है। यानी जो रूस जमीन पर अपने टैंकों से, आसमान से, अपने फाइटर जेट से यूक्रेन का शहर दर शहर तबाह कर रहा था, अब समंदर से यूक्रेन पर सबसे बड़ा और घातक हमला कर रहा है। मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। बहुत हो चुका, अब यूक्रेन को घुटने टेकने ही होंगे। रूस को यूक्रेन के खिलाफ सबमरीन उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? काला सागर में मिसाइल दागकर रूस क्या साबित करना चाहता है? जिस कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने किया है वो क्या मैसेज दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब यूक्रेन के शहर नहीं बल्कि ब्लैक सी की अथाह जलराशि युद्ध का सेंटर पॉइंट बनने जा रही है? इन सवालों का जवाब थोड़ा उलझा हुआ है और इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा उस कैलिबर मिसाइल की क्षमता को जो ब्लैक सागर के सीने को चीरते हुए यूक्रेन पर बरसा। ये पहली बार नहीं है कि कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन पर किया है, लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल जंगी जहाजों से किया गया और अब पहली बार सबमरीन से फायर किया गया है। कैलिबर क्रूज मिसाइल के पास परमाणु और पारंपरिक बम दोनों को दागने की क्षमता है। इसकी पूरी डिटेल जाननी बहुत जरूरी है। कैलिबर क्रूज मिसाइल को 3M54 कैलिबर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके कई और नाम हैं। ये नाम इसके वेरिएंट के आधार पर तय किए गए हैं। इसे रूसी हथियार निर्माता कंपनी नोवातोर डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। ये 1994 से रूसी सेना में अपनी सेवाएं दे रही है। इसका वजन 1300 किलोग्राम से लेकर 1780 किलोग्राम और सबसे भारी 2300 किलोग्राम की मिसाइल है। कैलिबर क्रूज मिसाइल के कुल मिलाकर 7 प्रमुख वेरिएंट हैं। पहला क्रूज मिसाइल, दूसरा एंटी शिप मिसाइल, तीसरा एंटी सबमरीन मिसाइल, चौथा सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, पांचवा एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, छठा लैंड अटैक मिसाइल और सातवीं जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। परमाणु बम से लैस होने वाली मिसाइल को यूक्रेन पर दागने और वो भी काले सागर के सबमरीन से युद्ध में पुतिन की नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। रूस की पनडुब्बियां पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए जानी जाती हैं।
लेकिन रूस की पनडुब्बी वाली ताकत अमेरिका के मुकाबले काफी कम है। हालांकि रूस के पास परमाणु बमों का जखीरा अमेरिका से ज्यादा है, मतलब बैलेंस बना हुआ है। अमेरिका के पास 68 पनडुब्बियां हैं, जिनमें 14 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। रूस के पास 29 पनडुब्बी हैं, जिनमें 11 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। चीन के पास 12 पनडुब्बी हैं, जिनमें 6 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। ब्रिटेन के पास 11 पनडुब्बी हैं, जिनमें 4 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। फ्रांस के पास 8 पनडुब्बी हैं, जिनमें 4 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं। लेकिन ब्लैक सी से यूक्रेन के खिलाफ पनडुब्बी से मिसाइल हमले की वजह रूसी पनडुब्बियों की ताकत का प्रदर्शन भर नहीं है। इसके पीछे की कहानी है खुद दुनिया के सबसे छोटे समंदरों में शुमार ब्लैक सी, जिस पर रूस का 300 सालों से दबदबा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इस दबदबे को बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि ब्लैक सी में नेटो देशों की दखल रूस के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। लेकिन ये कैसे, ये समझने के लिए काला सागर का पूरा भौगोलिक शास्त्र समझना होगा। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगती है: रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। इन देशों में 4 ऑलरेडी नेटो के सदस्य हैं। जाहिर है रूस की चुनौती बड़ी है, क्योंकि 5वां देश यूक्रेन भी नेटो में शामिल होने के लिए बेकरार है। और रूस ये कभी नहीं होने देगा, चाहे पूरे यूक्रेन को कब्रिस्तान में तब्दील करना पड़े। कीव से लेकर मारियुपोल तक बमों की बारिश की वजह से ये काले पड़ जाएंगे। पुतिन की सेना इस वक्त भी यही कर रही है, हमले पर हमले। ये बात दिगर है कि इस महायुद्ध का हासिल अब तक नील बटे सन्नाटा है। लेकिन जहां तक बात ब्लैक सी की आती है, पुतिन सब कुछ दांव पर लगाने के लिए 24/7 तैयार रहते हैं। इसका कारण सिर्फ रूस का ब्लैक सी के किनारे बसा होना नहीं है। इसका कारण है वो खजाना जो ब्लैक सी में छिपा हुआ है। यानी ब्लैक सागर में रूसी हित को समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाने वाले गेहूं और स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्लैक सी के किनारे बसे शहरों में ही होता है। नेटो में शामिल देशों पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबा कायम करने के लिहाज से ब्लैक सागर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहां रूस का नेवल बेस सेवेस्टोपोल है। रूस इस इलाके में नेटो का दखल नहीं चाहता। ब्लैक सी को रूस यूरोप का आर्थिक प्रवेश द्वार मानता है। यहाँ से वो भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बनाता है। यहाँ से दक्षिणी यूरोप के शहरों में अपने सामान पहुंचाता है। यूरोप के कई देश ऊर्जा और तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्लैक सी को सेफ और शॉर्ट रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक सी के आसपास के क्षेत्र को यूरोप की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। ब्लैक सी में नेचुरल गैस और तेल का भंडार है। जाहिर है ऐसी जलराशि पर अमेरिका और यूरोप की नजर हो तो रूस यहाँ से मिसाइल मारकर डायरेक्ट मैसेज तो देगा ही, क्योंकि रूस और नेटो यूक्रेन संकट पर आमने सामने हैं। नेटो कई बार रूस को यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए धमका चुका है। इतना ही नहीं, नेटो ने यूक्रेन को रूस का मुकाबला करने के लिए बड़ी मात्रा में हथियार और इंटेलिजेंस इनपुट भी दिया है। वहीं रूस नेटो को सीधे तौर पर अपने देश के लिए खतरा मानता है। ऐसे में हो सकता है कि पनडुब्बियों का इस्तेमाल पूर्वी यूक्रेन में अमेरिका और नेटो की ताकत पर लगाम लगाने के मकसद से किया गया हो। 14 अप्रैल को इसी ब्लैक सी में रूस का जंगी जहाज मॉस्को को जल समाधि लेनी पड़ी थी। पुतिन ये भी नहीं भूले हैं, और शायद यही वजह है कि परमाणु बम दागने की क्षमता वाली कैलिबर मिसाइल
ब्लैक सी से दागी जा रही है।